नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं ऋषि और आप सबका स्वागत करता हूं आज की कक्षा में। आज हम लोग जानेंगे ओलंपिक के बारे में। अभी पेरिस 2024 ओलंपिक पूरा हुआ 11 अगस्त 2024 को, जो जुलाई में स्टार्ट हुआ था और 11 अगस्त तक चला। उसकी क्लोजिंग सेरेमनी भी हो गई। तो पूरा कवरेज और भारत के लिए क्या खास था, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। साथ ही उन चिंताओं पर भी चर्चा करेंगे जो भारत के हिस्से आई हैं, और तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। टोक्यो ओलंपिक से कंपेयर करेंगे कि इंडिया का की पोजीशन वही रही या उससे अपग्रेड हुई है या डाउनग्रेड हुई है। सारी बातों पर चर्चा करेंगे। बहुत शॉर्ट में हम समझ लेते हैं कि ये हमारी टीम है जो इस बार ओलंपिक में गई थी। जाने से पहले मोदी जी ने सबको बधाई दी थी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, और उसके बाद वो टीम पेरिस ओलंपिक में फ्रांस में पार्टिसिपेट करने के लिए गई थी। अब इससे मिला क्या हमको? इससे कुछ गिने चुने पदक मिले हमें, जिनको देख लेते हैं। मनु भाकर ने 10 मीटर पे एयर पिस्टल में एक कांस्य पदक जीता, और मनु और सरबजीत ने मिल करके युगल प्रतियोगिता में 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता। अर्थात मनु के तो 2 कांस्य पदक हो गए और सरबजीत का एक ही कांस्य पदक हुआ, क्योंकि युगल में तो एक एक मिलता है दोनों लोगों को। स्वप्निल ने अपने आप को राइफल में अच्छे से पोजीशन किया और उनको भी एक कांस्य पदक मिला। साथ ही इंडियन हॉकी टीम को, जो पूरी हॉकी टीम थी, इसने कांस्य पदक जीता। नीरज चोपड़ा, जिनसे बहुत सी उम्मीदें थी टोक्यो ओलंपिक में, जिन्होंने जैवलिन में गोल्ड प्राप्त किया था, उनसे बड़ी उम्मीदें थी। तो इस बार उनको स्वर्ण नहीं मिला, गोल्ड नहीं मिला, बल्कि उनको सिल्वर से ही समझौता करना पड़ा। और अमन सारस्वत को मेंस फ्री स्टाइल में 57 किलोग्राम भार में, 55 किलोग्राम से ऊपर वाले भार में एक कांस्य पदक मिला। तो ये सारी पदक तालिका है, इतने ही पदक हमको मिले हैं। अगर अकेले अकेले में देखें तो ये आपकी मनु भाकर जी हैं, जिनको शूटिंग में मिला, कांस्य पदक मिला, और युगल प्रतियोगिता में भी कांस्य पदक मिला, एक एक दोनों लोगों को। हमारे स्वप्निल जी, इनको भी कांस्य पदक मिला, इनको राइफल में मिला है। और ये हमारी हॉकी टीम है जिसको बैक टू बैक, अब बैक टू बैक आप बार बार सुन रहे होंगे, तो बैक टू बैक मतलब टोक्यो में भी कांस्य मिला था, यहां भी कांस्य मिला है। ठीक है, तो इनको कांस्य ही समझौता करना पड़ा। बहुत अच्छा खेले। जो सेमीफाइनल वाला गेम इन्होंने ये हारे, वो बहुत बहुत ज़्यादा नाजुक स्थिति में हारे, जीतना चाहिए था। और ये हमारा गोल्डन बॉय जिसे सिल्वर मिला। मैं नीरज के लिए बहुत उम्मीदें थी, भारत को, मुझे भी उम्मीदें थी। हम सभी लोग रात में 11:45 से वो शो स्टार्ट हुआ, और पहली बार क्रिकेट के अलावा इतनी रात को कोई और गेम देखा जा रहा था जिससे गोल्ड की उम्मीद थी। नीरज फॉर्म में नहीं थे। नीरज को 6 थ्रो मिले थे, 5 फाउल गए। सिर्फ एक थ्रो फेंक कर इस आदमी ने सिल्वर जीत लिया। ये पोटेंशियल है इसमें। बाकी क्रिकेट या कोई भी गेम जो हम लोग देखते हैं, हम जानते हैं खेल का एक दिन होता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे खिलाड़ी किसी दिन अच्छा करते हैं, किसी दिन खराब करते हैं, कोई फॉर्म में रहता है, कोई नहीं रहता है, कुछ इंजरीज भी चल रही हैं, तो उस वजह से भी इनको थोड़ी परेशानी हुई। लेकिन फिर भी सिंगल थ्रो से 6 थ्रो में एक थ्रो केवल सही गया और उसी से सिल्वर मिल गया नीरज को। अब हम आ जाते हैं इस बात पर जो हमारी चिंता का सबसे बड़ा कारण है। आप विश्व की तीसरी सबसे बड़ी सैन्य ताकत हैं। आप विश्व की पहली सबसे बड़ी पॉपुलेशन, जनसंख्या ताकत हैं, और इकॉनमी में भी आप 5वें नंबर पर हैं, चौथे 5वें नंबर पर हैं। कहीं कभी चौथे पे हैं, कभी 5वें पे हैं, तीसरे पर पहुंचने वाले हैं। लेकिन आप खेलों में कहां पर हैं, यह तालिका उसका प्रमाण देती है। अगर मैं टोक्यो ओलंपिक की बात करूं तो टोक्यो ओलंपिक में हमने 7 पदक जीते थे, जिनमें से 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर थे, और बाकी बचे कितने, 4 4 उसमें ब्रॉन्ज थे। तो हमने 7 पदक जीता था। इस बार हम 6 जीत पाए, एक भी गोल्ड नहीं है, 0 गोल्ड है, 1 रजत है और 5 ब्रॉन्ज है, मतलब कांस्य पदक है। ठीक, अब आप देखिए, यूनाइटेड नेशंस जो अपने आप को विश्व शक्ति कहता है, उसके सबसे ज्यादा पदक हैं, 40 गोल्ड, 44 सिल्वर, 42 ब्रॉन्ज। ऐसा आप कह सकते हैं कि हम सभी खेलों में पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन हमारे 200 से ज्यादा प्लेयर गए थे पार्टिसिपेट करने के लिए। तो आप आंकड़ा देखिए, चाइना है जो जिसका हम डायरेक्ट कंपटीटर हैं, जिसके हम एशिया रीजन में सबसे बड़ा कंपटीटर हमारा है और सबसे बड़ा थ्रेट हमारे लिए है। वो अपने यहां खेल में क्या कर रहा है कि उसके पास 40 गोल्ड है, 27 सिल्वर है, 24 ब्रॉन्ज है, 91 है। जापान देख लीजिए, 4 टुकड़ों में बटा छोटे छोटे आइलैंड का देश, जो अमेरिका की कृपा पर
अपने आप को पैसिफिक ओशियन में बनाए हुए है। कोई विश्व शक्ति नहीं है, कभी था, लेकिन बुरे काम के लिए जाना जाता है, सैन्य शक्ति के लिए जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ताकत था तो हिरोशिमा नागासाकी पर यूएसए ने बम गिराया। त्रासदी, परमाणु बम की दंश झेल चुका ये देश 20 गोल्ड, 12 सिल्वर, 13 ब्रॉन्ज लेकर के आया है। और आप पदक तालिका देखेंगे तो आप चिंतित हो जाएंगे कि 71वां पोजीशन जो भारत का है, ये बहुत सारे बेकार, उत्तर कोरिया को भी कई बार हमसे ज्यादा अच्छा पोजीशन उत्तर कोरिया का रहा। तो कई चीजें हैं जो आपको सोचने पर विवश करती हैं कि हमारा खेल का मॉडल क्या है, हम कैसे फैसिलिटेट करते हैं अपने खिलाड़ियों को, हम कैसा माहौल बनाकर रखते हैं। हरियाणा वाला जो इलाका है वो बहुत सक्षम है खेलों में और उन्होंने अपने आप को बहुत आगे बढ़ाया है। इस वजह से उसी इलाके से हमें पदक की आशा रहती है और वो इलाका कभी हमें खाली हाथ वापस नहीं लौटाता। मनु भाकर को ले लीजिए या फिर आप नीरज चोपड़ा को ले लीजिए, वो उसी इलाके से आते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों का क्या, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों का क्या, दक्षिण भारत के राज्यों का क्या, हम खेल में कितने पीछे हैं। हमारे पास गांव के स्तर पर देखा जाए तो दौड़ने के लिए कोई स्टेडियम नहीं है, खेलने की तो अलग बात है। हमारे यहाँ खेल प्रोत्साहन के लिए केवल 1 घंटा जोड़ दिया जाता है कि 8वां घंटा खेल का होगा। क्या खिलाया जाता है टीचर भी नहीं जानता, बच्चे भी नहीं जानते। तो इस पर चिंता करने की जरूरत है। जब राजवर्धन जी मंत्री थे तो उन्होंने काफी काम किया इस क्षेत्र में। अब भी ऐसे कई जो उसको क्या कहते हैं, लेटरल एंट्री वाले मंत्री पद की आवश्यकता है जो खेल से जुड़े हुए हों और खेल में उनको स्थापित किया जाए, जिससे वो खेलों की जो मूल समस्याएं हैं उनको समाप्त कर सकें। और ये जो टैली है, यहां पर भी हम नहीं पहले नहीं दूसरे तो कम से कम जो हमारी ताकत है, जिस ताकत में हम श्रृंखलाबद्ध किए जाते हैं कि तीसरा सबसे बड़ा सैन्य पावर, तीसरा पहला सबसे बड़ा युवा देश, उसमें हम तीसरे नंबर पर तो आ ही सकते हैं। हमारे पास पोटेंशियल है, जनसंख्या है, इन लोगों के पास जनसंख्या नहीं है, फिर ये आ रहा है। आप सोच के देखिए, हमारे यहाँ के केवल क्रिकेट को लेकर पागलपन है, बाकी खेलों को लेकर के थोड़ी उदासीनता है। उस उदासीनता को भी हमें दूर करना पड़ेगा, जागरूकता फैलानी पड़ेगी। तो ये मेडल टैली थी। पेरिस ओलंपिक खत्म हो गया, टोक्यो की आप जानते ही हैं, हमारा गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा गोल्ड लेके आया था, बहुत दिन बाद एक गोल्ड मिला था। इस बार भी गोल्ड की उम्मीद थी, लेकिन इंजरी के चलते और परेशानी के चलते थोड़ा प्रेशर भी आ जाता है। पाकिस्तान का जो प्लेयर था उसने 92 फेंक दिया, तो प्रेशर तो आ ही जाता है, उसमें तो आप मना ही नहीं कर सकते। कोई यहाँ पे एलियन नहीं है, सभी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं, तो प्रेशर आ जाता है उस वजह से भी। और 5 थ्रो गलत चले गए, 1 थ्रो फेंक करके अगर कोई सिल्वर ला रहा है तो आप उसके पोटेंशियल को आंकिए। बाकी लोगों ने अपने 5-5 6-6 फेंके और कोई आसपास भी नहीं आ पाया। तो ये चीज़ें जाननी जरूरी है। ये आपका ओलंपिक का पूरा ओवरऑल भारत के नज़रिए से एक परिदृश्य था जिसे आप जाने। कुछ प्रश्न भी बनते हैं परीक्षाओं में, जो वनडे एग्जाम्स की तैयारियां हैं उनमें ये प्रश्न बनते हैं किसने कौन सा पदक जीता। साथ ही जो बड़ी परीक्षाएं हैं उनमें यह पूछा जाता है कि इस बार ओलंपिक कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ, या अगली बार ओलंपिक कहाँ ऑर्गेनाइज किया जाएगा, या इसके पहले कहाँ पर हुआ था। तो ये सारी चीज़ें जानकारियां आपको रखनी चाहिए। तो ये आपकी क्लास थी आज की, इसको अपने सभी साथियों के साथ साझा कीजिएगा। कोई प्रश्न हो तो कमेंट करके आप जान सकते हैं। बाकी धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।